हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द करियर ऑल्टरनेटिव्स टू सीएसआईआर नेट एग्जाम। तो आप सभी लोग सीएसआईआर का एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या आप सभी ने सीएसआईआर का एग्जाम दिया होगा एंड रिजल्ट के लिए वेट कर रहे होंगे। तो अगर सीएसआईआर एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है या नहीं होता है तो आपको कुल मिला के क्या क्या करियर ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए एक सीएसआईआर नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। तो आज उन्हीं सब ऑल्टरनेटिव्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां आपको सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करने के बाद जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इन केस जिनका रह गया है तो उन लोगों को आगे कौन सी डायरेक्शन में जाना है, आगे क्या यू कैन से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होंगी और आगे का करियर स्कोप है। तो आज उन्हीं सब चीजों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले करियर अपॉर्चुनिटी जो कि सीएसआईआर नेट क्वालिफिकेशन के बाद मिलती है एंड यू ऑल नो दैट इज पीएचडी इन इंडिया। So once you qualify CSIR NET exam, you are eligible to pursue your PhD in India or abroad. So the very first opportunity जो आप लोगों को मिलती है that is pursuing PhD in India. तो आफ्टर क्वालिफाइंग योर सीएसआईआर नेट आप किसी भी रिसर्च यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से 5 इयर्स ऑफ फेलोशिप मिलेगी। सो सपोज इफ यू आर क्वालिफाइंग सीएसआईआर नेट एग्जाम तो आपको जो फेलोशिप मिलेगी वो सीएसआईआर की तरफ से मिलेगी या तो आपका फंडिंग एजेंसी यूजीसी भी हो सकता है। तो जितना भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको हाफ में डिवाइड कर लिया जाता है। आधा का फंडिंग टेक केयर करता है यूजीसी एंड आधे स्टूडेंट्स को फंडिंग मिलता है सीएसआईआर से, जहां पे आपको 5 इयर्स का फेलोशिप मिलेगा। लेकिन इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको एक इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना पड़ता है और वो इंटरव्यू हर यूनिवर्सिटी हर इंस्टीट्यूट का अलग होता है। सो लेट्स से अगर आप आईजीआईबी में जा रहे हैं सीएसआईआर आईजीआईबी तो आपको वहां का इंटरव्यू को क्रैक करना पड़ेगा। अगर आप एनआईआई में जा रहे हैं तो आपको वहां के इंटरव्यू को क्रैक करना पड़ेगा। तो इतना ही नहीं, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू भी क्रैक करना पड़ता है और किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में जाएं आजकल के लिए मैंडेटरी एज पर द जीओआई नॉर्म्स जो कि कहता है सीएसआईआर नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी एक पीएचडी को परस्यू करने के लिए, जबकि आपको 5 इयर्स तक फेलोशिप दिलाएगा। तो आप किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फेलोशिप के लिए जा सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन जहां पे भी आपका डिजायर है, जहां पे भी आपका रिसर्च इंटरेस्ट है, जहां पे आपको 5 इयर्स ऑफ फेलोशिप मिलेगा और एक इंटरव्यू प्रोसेस को क्लियर करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आप पीएचडी अब्रॉड भी कर सकते हैं। आप अगर ओवरसीज के लिए लुक कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी परस्यू करना है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। सो दिस इज अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी और यू कैन से करियर एक्सपेक्ट्स आफ्टर क्वालिफाइंग सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। आप किस किस यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं? इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लाइक मैक्स प्लैंक यूनिवर्सिटी, आप मैकगिल यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं, आप कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटीज, यूके यूनिवर्सिटीज, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप काम करना चाहते हैं आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दीजिए। जब भी उनका कॉल आता है आप उस हिसाब से उन्हें अप्लाई करके और आप वहां पे जा सकते हैं। जहां पे आपको एक रिनाउंड साइंटिस्ट के अंडर वर्क करना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो इंडिया से पीएचडी या इंडिया से एजुकेशन लेकर के बाहर पीएचडी एंड पोस्ट डॉक करते हैं, फिर वहीं पे एज अ साइंटिस्ट अपॉइंट हो जाते हैं। तो आपको उन्हीं के अंडर काम करने का मौका मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके फॉरेन साइंटिस्ट के साथ काम करना है वहां पे भी कर सकते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। और इसका पीएचडी अब्रॉड का सीएसआईआर नेट से क्या लेना है? हाउ सीएसआईआर नेट इज कनेक्टेड टू पीएचडी इन अब्रॉड? इसलिए कनेक्टेड है, जब भी आप कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो आपका एक नॉलेज कैसे टेस्ट किया जाएगा? तो आपका एक नॉलेज को जज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। तो अगर आपका एक सीएसआईआर नेट क्वालिफिकेशन है और अगर आपके सीवी एंड रिज्यूमे में मेंशन है तो वहीं से पता चल जाता है साइंटिस्ट को कि ये यू कैन से एक एस्पायरेंट या स्टूडेंट जो कि अप्लाई कर रहे हैं वो उनका अच्छा खासा नॉलेज है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है क्योंकि उन्हें एक नेशनल लेवल एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो अगर आप सीएसआईआर नेट क्वालिफिकेशन करते हैं तो ये आपके लिए एक स्मूथ वे प्रोवाइड करता है जिससे आपके चांसेस और बढ़ जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने में और आपका एक प्रेफरेंस मिलता है। एक पीएचडी को अप्लाई करने के बाद जब भी आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक प्रेफरेंस मिलता है, एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है जिसके कारण से आपके चांसेस खुद ब खुद इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये तो रही पीएचडी इन इंडिया एंड अब्रॉड। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपका सीएसआईआर नेट एलएस क्वालिफाई हुआ है, अगर आपका जेआरएफ भी क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ के साथ आपको एलएस एंड जेआरएफ दोनों मिलता है, लेकिन अगर आप एलएस के लिए अप्लाई करते हैं सीएसआईआर एलएस वहां पे सिर्फ आपको लेक्चरशिप मिलती है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। सपोज आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया जिसके साथ आपको एलएस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, दैट इज एसोसिएटशिप।
जहाँ पे आपको लेक्चरशिप का मिलता है। तो आप किसी भी एजुकेशनल इंडस्ट्री, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में आप चाहते हैं, अगर आपका पैशन है तो आप टीचिंग फील्ड में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको मैंडेटरी होगा CSIR नेट LS को क्लियर करना, दैट इज एज पर द GOI नॉर्म्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको एक CSIR नेट LS एटलीस्ट क्लियर करना है। अगर आपका JRF नहीं भी है लेकिन यू आर गोइंग फॉर दिस टीचिंग लाइन और यू कैन से एजुकेशनल इंडस्ट्री, तो यहाँ पे बहुत मैंडेटरी हो जाता है कि एटलीस्ट आपके पास LS होना चाहिए, दैट इज लेक्चरशिप। तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा जब भी आप टीचिंग के लिए जाते हैं, तो फर्स्टली यू आर अपॉइंटिंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, तब आप एक हायरार्की को मेंटेन करते हैं। आफ्टर दैट कुछ एक्सपीरियंस होता है, यू आर अपग्रेडेड टू एसोसिएट प्रोफेसर, दैन प्रोफेसर, और जब मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस हो जाता है एज अ प्रोफेसर, तो वहां पे आपका ये चेंज हो जाता है, क्या, डेजिग्नेशन। तो चलिए देखते हैं आपको टीचिंग में कौन कौन सी पोस्ट मिलेगी। सपोज आप एज अ फ्रेशर है और आप ज्वाइन कर रहे हैं, यू विल बी अपॉइंटेड एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सैलरी होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 45,000 पर मंथ, बट दिस कैन वेरी टू इंस्टीट्यूट और यू कैन से यूनिवर्सिटी और college, but this is an average salary you can note। क्यों, अगर एवरेज सैलरी अगर आप देखें कि असिस्टेंट प्रोफेसर का क्या मिलेगा, तो दैट इज इंडियन रुपीज 45,000 पर मंथ। अगर आप अपग्रेड होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर में, तो यू कैन सी दैट इज 80,000 पर मंथ। अगेन दिस कैन वैरी टू इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एक एवरेज अमाउंट लिया गया है, दैट इज 80,000 पर मंथ। अगर आप प्रोफेसर के लिए अपग्रेड होते हैं फ्रॉम एसोसिएट प्रोफेसर टू 82,000 पर मंथ यू विल गेट। तो यहाँ पे आपका सैलरी इंक्रीज हो जाता है। बट आपको ज्वाइन कैसे करना है असिस्टेंट प्रोफेसर से? अगर आपके पास कोई पहले का टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर आपने JRF क्वालिफाई किया या LS, तो चांसेस है आपको डायरेक्टली एसोसिएट प्रोफेसर का पोस्ट मिल सकता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर है, आप चाहते हैं JRF के बाद आपका टीचिंग पैशन है, या आप चाहते हैं हमको JRF अभी के लिए नहीं करना है, 1-2 साल हमें टीचिंग लाइन में जाना है, तो दैट टाइम यू कैन कंटिन्यू एज असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद आप अपग्रेड हो सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर एंड अल्टीमेटली जब आपके पास मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन यू कैन अपॉइंट योरसेल्फ एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। आप HOD के लिए काम कर सकते हैं, यू कैन वर्क एज अ प्रिंसिपल और ऑल्सो वाइस चांसलर। सो दिस इज अबाउट द टीचिंग प्रोफेसरशिप। सो इफ यू आर नॉट विलिंग टू गो फॉर JRF, अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमको PhD करना है JRF के थ्रू, अगर आप चाहते हैं कि आपको टीचिंग में जाना है, प्रोफेसर के लिए काम करना है, तो आप इस भी बेसिस में जा सकते हैं। सो दिस इज अ थर्ड करियर अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR नेट। इतना ही नहीं, अगर आपका कोई PhD नहीं मिल रहा लेकिन आपका कोई टेम्पररी पोस्ट के लिए JRF का पोजीशन मिल रहा है, तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फॉर अ JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो, जहां पे आप किसी भी CSIR रिसर्च लैबोरेटरीज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है कि कौन कौन सी रिसर्च लैबोरेटरी में जॉब ओपनिंग्स आ रही है, तो आपको पता है बायोटेक्निका टाइम्स, यू हैव टू सब्सक्राइब टू बायोटेक्निका चैनल, जहां पे आपको बायोटेक्निका टाइम्स में सारे ओपनिंग्स मिलेंगे, जो जो जॉब ओपनिंग्स हुई है आपको सारी के सारे मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी CSIR रिसर्च लैब से एसोसिएटेड हो, चाहे वो DBT लैब से हो, चाहे ICMR लैब से। तो आप जहां कहीं भी जॉब करना चाह रहे हैं या JRF के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं या ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको वहां से पता पड़ जाएगा। यू हैव टू जस्ट लुक फॉर द जॉब ओपनिंग्स एट डिफरेंट CSIR, ICMR, DBT फंडेड लैब्स। तो यहाँ पे आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? आप या तो चाहे DBT के लैब्स में काम कर सकते हैं, यू कैन वर्क फॉर इंस्पायर और CSIR लैब्स, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो वर्क फॉर DST लैब्स। इतना ही नहीं, आप CSIR के CFTRI लैब्स में काम कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गो फॉर ICERS ऑन द बेसिस ऑफ CSIR नेट क्वालिफिकेशन, IICB, ICMR labs, NIPER, NIMHANS, that is in Bangalore, DRDO labs, there are various DRDO labs you can go for. Or also if you are willing to work in any universities, state university, college or institute, then you can also go for state university. अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने होम टाउन में रहना है, तो आप एक अच्छा सा रिसर्च ढूंढ लीजिए और आप अपना फेलोशिप को एक्टिवेट कर लीजिए। तो आपका फेलोशिप भी एक्टिवेट हो जाएगा और आपका JRF भी चल रहा है, जो कि आपके अगर PhD में कभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो आपके लिए एडेड एडवांटेज और यू कैन से एक रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए काम भी आएगा। जब भी आप JRF के लिए वर्क करते हैं, तो जो आपका एक स्टुपुलेटेड अमाउंट होता है, जो आपका एमोल्यूमेंट्स मिलता है फ्रॉम CSIR और UGC फंडिंग एजेंसी, तो आपका कितना रहता है? दैट इज 31,000 पर मंथ। आपको 31,000 पर मंथ मिलता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू GOI नॉर्म्स, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दैट इज HRA मिलेगा आपको 8% या 16% या 24%। सो इट होली डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मेट्रो सिटीज एंड नॉन मेट्रो सिटीज यू आर एनरोल फॉर योर JRF या PhD। या तो 8% होगा या तो
16% होगा या तो 24% होगा, बट दिस बेसिक पे, जो बेसिक पे है 31,000 का, वो हमेशा सेम ही रहेगा, दैट इज 31,000 पर मंथ। ये हमेशा 2 साल के लिए चलता है JRF का साइकिल, दैट इज फॉर 2 ईयर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपग्रेड होना है, आपने इस प्रोजेक्ट में काम कर लिया, अगर आप अपग्रेड होना है तो आफ्टर 2 ईयर्स आप अपग्रेड हो सकते हैं SRF के लिए। नाउ दिस SRF इज कॉल्ड एज सीनियर रिसर्च फेलो। तो आप JRF दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो से सीनियर रिसर्च फेलो के लिए अपग्रेड हो सकते हैं, जहां पे आपका बेसिक पे आपको मिलेगा दैट इज 35,000 पर मंथ, जो कि हमने देखा था 31K इन केस ऑफ JRF, और HRA सेम होगा, दैट इज 8%, 16% या 24%। सो दिस इज फोर्थ अपॉर्चुनिटी दैट यू कैन अवेल आफ्टर क्वालिफाइंग CSIR नेट एग्जामिनेशन। अगर आप चाहते हैं आप किसी भी प्राइवेट फर्म्स में काम कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो आप किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट होता है कि JRF को क्वालिफाई करना है लेकिन एक्चुअली में PhD को परस्यू नहीं करना है। अगर आपको सच में एम है कि आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करिए, किसी भी प्राइवेट सेक्टर, तो यू कैन गो फॉर फार्मास्यूटिकल, लाइफ साइंसेस कंपनी और एनी ऑफ द केमिस्ट्री लैब। इफ नॉट, आप बिल्कुल बायोटेक कंपनीज के साथ भी जा सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज है जहां पे आप लोग जा सकते हैं। तो नोवार्टिस में आप अप्लाई कर दीजिए। तो अभी बताया जैसे जॉब ओपनिंग्स आपको बायोटेक्निका टाइम्स में मिलेगा। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नोवार्टिस और ल्यूपिन, जिसके भी यू कैन से एप्लीकेशन कॉल ओपन होंगे, आपको सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप नोवार्टिस में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर ल्यूपिन। आप किसी GSK लैब्स में अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गो फॉर डॉक्टर रेड्डीज लैब, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। आप थर्मो फिशर्स के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपका बहुत मन है कि नहीं मुझे तो बायोटेक कंपनीज में ही काम करना है, तो आप बायोकॉन में जा सकते हैं। आप सिंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर पैनेशिया बायोटेक। अगर आप चाहते हैं कि हमको और भी अच्छी कंपनीज में अप्लाई करना है, तो आपके पास एक और चॉइस है, दैट इज भारत सीरम एंड वैक्सीन्स। तो आप इस भी कंपनी में जा सकते हैं और बहुत सी बायोटेक कंपनी आप सर्च कर लीजिए और आप वहां पे भी जा सकते हैं। तो आपके पास एक ये भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको PhD नहीं करना, JRF के लिए नहीं जाना, आपको टीचिंग लाइन में भी नहीं जाना, तो आप प्राइवेट फर्म्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर लिए हैं, मीन्स करियर ऑल्टरनेटिव्स, कि अगर CSIR नेट क्वालिफाई हो गया, या तो आप PhD के लिए इंडिया में जा सकते हैं या तो अब्रॉड में जा सकते हैं। अगर नहीं मन है तो कुछ टाइम के लिए, अगर आपका पैशन है, तो यू कैन ज्वाइन एज अ टीचर और प्रोफेसर, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है कि टेम्पररी बेसिस में अभी JRF करना है, PhD मिल नहीं रहा, तो कहीं पे भी एटलीस्ट JRF ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको कुछ सैलरी मिलेगी, एटलीस्ट आपका डेली का जो पे है वो निकलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आप JRF के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहते तो आप किसी भी प्राइवेट फर्म्स या कंपनी में काम कर सकते हैं। आते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इतना ही नहीं, प्राइवेट फर्म्स ही नहीं, आप किसी गवर्नमेंट फर्म्स में भी काम कर सकते हैं, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। और जब भी हम यहाँ पे काम करते हैं, हमारा जो बेनिफिट्स होता है, सैलरी पैकेज होता है, वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे कौन कौन सी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है जहाँ पे आप जा सकते हैं आफ्टर CSIR नेट क्वालिफिकेशन, तो आपको सर्च करना पड़ेगा कि किसका कॉल ओपन हुआ है। जहाँ पे भी ओपन हुआ है वहां पे जा सकते हैं। सबसे पहले है NTPC के लिए आप जा सकते हो, BHEL के लिए जा सकते हो, ONGC के लिए जा सकते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। आप चाहते हैं तो आप कोल इंडिया लिमिटेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो अगर आप चाहते हैं आपको प्राइवेट फर्म्स में नहीं अप्लाई करना, तो आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग दैट इज PSUs में भी जा सकते हैं, बट आपको इनके लिए सर्च करना पड़ेगा। मैंने फिर बोला आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए बायोटेक्निका, वहां से आपको सब कुछ मिलेगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितनी जॉब ओपनिंग्स होंगी सारी की सारी सामने आ जाएंगी। ये तो रही गवर्नमेंट फर्म्स की बात, दैट इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इतना ही नहीं, आप चाहते हैं कि हमको इतना PhD नहीं करना है, JRF नहीं करना है, और हमको टीचिंग लाइन में भी नहीं जाना, हमको किसी कंपनी में भी काम नहीं करना, हमको टेक्नीशियन के रूप में काम करना है, तो आप साइंटिफिक लैबोरेटरी टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ रोल्स के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और आपके यहाँ पे क्या क्या रोल्स होंगे आप देख सकते हैं। लैबोरेटरी बेस्ड ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे आपको पूरे एक लैब को मॉनिटर करना पड़ेगा, जो भी रिजल्ट एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए, एक वर्किंग प्रिंसिपल, सारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट का पता होना चाहिए, ताकि अगर आपकी कोई भी हेल्प मांग रहा है तो आपको वो बनना चाहिए। वो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, वो चाहे बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, सेलुलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब फील्ड से रिलेटेड आपको एक्सपेरिमेंट और एक इंस्ट्रूमेंट का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज मैकेनिकल एक्सपेक्ट। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। आपका अच्छा खासा एरिया और यू कैन से एक नॉलेज होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल एज वेल एज लाइफ साइंसेज डोमेन। और यहाँ पे आप CSIR नेट क्वालिफाई करके ही आए, तो यहाँ पे इतना ही मानते हैं कि आपके पास सारा नॉलेज होगा, तो आप बिल्कुल ही अपॉइंट हो सकते हैं अगर आपका मन है एज अ साइंटिफिक लैबोरेटरी टेक्नीशियन। आपका यहाँ पे मेन काम क्या होगा, आपको किसी भी डेटा की सैंपलिंग करनी पड़ सकती है,
आपको कोई डेटा का सैंपल कलेक्ट करके आना पड़ सकता है, जिससे एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट होगा। अगर हो सकता है आपको एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, जो भी रिजल्ट्स है आपको उन्हें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और एक रिजल्ट्स आने के बाद आपको एक डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पावर होनी चाहिए, तो आपको डेटा को एनालाइज करने अच्छे से आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं एज अ सपोर्ट स्टाफ काम कर रहे हैं, तो आप किसी भी रिसर्च एनालिस्ट को असिस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। तो इतना ही नहीं, आप एक रिसर्च एनालिस्ट को हेल्प भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको रिजल्ट को परफॉर्म करना पड़े, एक रिजल्ट के आने के बाद आपको एनालाइज करना पड़े, उसको इंटरप्रेट करना पड़े, एंड अल्टीमेटली एक फाइंडिंग तक पहुंचना पड़े। तो ये सब काम होता है साइंटिफिक लैबोरेटरी टेक्नीशियन का। तो आप चाहते हैं तो CSIR नेट के बाद आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। इतना ही नहीं, जब आप हायर यू कैन से क्वालिफिकेशन करते जाएंगे आफ्टर योर PhD, और PhD क्यों मिला, एक CSIR नेट क्वालिफिकेशन के बाद, तो आपको ये भी चांस मिलता है कि आप साइंटिफिक ऑफिसर के लिए जाएं। तो अगर किसी का भी एक अल्टीमेट एम है कि मुझे साइंटिफिक ऑफिसर तक पहुंचना है और वो मेरी अंतिम सीढ़ी है, अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो आपको इन सब फेज से गुजरना पड़ेगा, जैसे JRF, SRF, एक PhD करना पड़ेगा, चाहे इंडिया चाहे अब्रॉड, आपको पोस्ट डॉक करना पड़ेगा, आपको RA के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड अल्टीमेटली यू विल बी अपॉइंटिंग एज साइंटिफिक ऑफिसर, जहां पे आपको पोस्ट मिलेगी। अगेन दीज आर हायरार्किकल, जैसे कि सबसे पहले आपको अपॉइंट किया जाएगा साइंटिस्ट बी के लिए, देन यू कैन अपग्रेड टू साइंटिस्ट सी, फिर आप साइंटिस्ट डी, साइंटिस्ट ई, एफ, जी, एच के बाद यू विल बी अपॉइंटेड एज डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट। उसके बाद आप साइंटिफिक एडवाइजर की तरह भी काम कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो आप DG R&D की तरह भी काम कर सकते हैं। अब इन सब को करने के लिए आपको ज्वाइन कहाँ पर करना पड़ेगा, कौन कौन सी लैब्स है जहां पे आपको काम करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज टिफर, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल्स रिसर्च। तो आप टिफर के लिए जा सकते हो। यू कैन गो फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, निमहांस बैंगलोर, यू कैन गो फॉर NBRI, यू कैन ऑल्सो गो फॉर थिस्टी लैब, यू कैन गो फॉर बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एज वेल एज एनी ऑफ द CSIR, DBT, DST, ICMR फंडेड लैब। तो अगर आपका मन है कि आपको साइंटिफिक ऑफिसर बनना है, तो आपको उस छोटी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। दैट इज आफ्टर क्वालिफाइंग JRF, आपको एक PhD को परस्यू करना पड़ेगा, आपको 2 years का टेन्योर होगा फॉर JRF, देन यू विल बी अपग्रेडेड टू SRF, एंड अल्टीमेटली RA पोस्ट डॉक के थ्रू यू विल बी गेटिंग इनटू साइंटिफिक ऑफिसर, जो कि आपका मेन एम है। और अगर आप साइंटिफिक ऑफिसर बन गए तो यू कैन ज्वाइन इन एनी ऑफ द लैब्स दैट आर मेंशन्ड हियर, और जो कि पोस्ट है चालू होगा साइंटिस्ट बी से टिल DG R&D, और यू कैन से साइंटिफिक एडवाइजर। अगर आप चाहते हैं तो ये तो रहा 8th अपॉर्चुनिटी जो कि हमने डिस्कस किया, दैट इज अबाउट साइंटिफिक ऑफिसर। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुद का बिजनेस करना है और खुद को बायोटेक इंडस्ट्री में आगे लाना है, यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ काम कर सकते हैं, जहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने मेंशन किया, दैट इज एंजाइम। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो कि बायोटेक इंडस्ट्री में एक्सप्लॉइट होते हैं, जो कि यूज किए जाते हैं फॉर रिसर्च पर्पज, तो आप उसके लिए भी काम कर सकते हैं। आप किसी इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी डील कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा डीलर एंड इस टाइप का कुछ भी एसोसिएशन बना सकते हैं, दैट इज इक्विपमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप एंड PCR मशीन। इतना ही नहीं, हो सकता है कि आप एंटरप्रेन्योर हो जाएं और किसी भी साइंटिफिक डेटा का, जो भी डेटा कलेक्ट हो रहा है एक लैब में, उसको एनालाइज करना पड़े, तो आप ऐसे भी कुछ काम कर सकते हैं, दैट इज फॉर द एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक डाटा। हो सकता है आपको एक प्रोवाइडर की तरह काम करना पड़े, दैट इज ब्लड सैंपल प्रोवाइडर, जैसे बहुत से लैब में काम होता है माइस के ब्लड में, जो इन्फेक्शन लैब यू कैन से मॉडल होता है। तो हो सकता है आपको नॉर्मल पेशेंट का सैंपल भी प्रोवाइड करना पड़े, जैसे किसी भी लैब में TB का काम करना हो सकता है, तो वहां पे आपको एक्टिव TB का ब्लड लेना पड़ेगा, एक्टिव TB पेशेंट का, तो आपको ब्लड सैंपल प्रोवाइडर की तरह भी आप एक एज एन एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको सच में एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन आपके पास इतना ज्यादा फंडिंग नहीं है, आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, बट आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने कुल मिला के 4 ग्रांट्स मेंशन किए। तो आप इन्हीं ग्रांट्स के अकॉर्डिंग में यहाँ पे अप्लाई करके आप इसकी फंडिंग ले सकते हो थ्रू गवर्नमेंट। जो सबसे पहला ग्रांट है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इग्निशन ग्रांट। अगर आप इस ग्रांट के लिए अप्लाई करते हो तो यू विल गेट 50 लाख रुपीज, तो अप टू 50 लाख आपको मिल जाएगा, और ये एक अच्छा खासा अमाउंट है, एक सफिशिएंट अमाउंट है कि आपको अगर कुछ भी अपना एक इंडस्ट्री डेवलप करना है और एक अपना कुछ भी बिजनेस डेवलप करना है एक बायोटेक सेक्टर में, तो आप बिल्कुल डेवलप कर सकते हैं। सेकंड इज स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री रिसर्च इनिशिएटिव, ये भी दूसरा है, लेकिन ये एक स्मॉल बिजनेस के लिए 50 लाख वाला यू कैन अप्लाई फॉर बिग बिजनेस। अगर आपका कोई अच्छा खासा प्लान है, कोई बड़ा प्लान है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दैट। स्मॉल बिजनेस इंडस्ट्री रिसर्च इनिशिएटिव मतलब
यहाँ पे अगर आप कोई छोटे बिजनेस के लिए तलाश कर रहे हो, लेकिन उसके लिए भी अगर आपके पास कोई भी फाइनेंशियल एड नहीं है, तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस ग्रांट। थर्ड इज बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पार्टनर प्रोग्राम, ये भी थर्ड है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रांट, जिसका एक अपना यू कैन से एक अपनी एमोल्यूमेंट्स होता है, एक अपना एक लिमिट होता है। एंड द फोर्थ इज आप किसी भी डीएसटी ग्रांट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका मन है कि आप एंटरप्रेन्योर की तरह सामने आओ, आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, तो अगर कभी भी आप ग्रांट के लिए अप्लाई करोगे ना, तो यहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि यू हैव अल्टीमेटली क्वालिफाइड सीएसआई। और हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं कि अगर सीएसआई क्वालिफाई कर लिए तो उसके बाद क्या क्या चांसेस हैं। तो एटलीस्ट आप अगर ये सब नहीं करना चाहता तो आप एंटरप्रेन्योर के लिए कर सकते हो, या किसी भी टीचिंग के लिए कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो टेक्नीशियन के लिए कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको पीएचडी के लिए जाना है। अगर आप पीएचडी के लिए जा रहे हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आपका वो एम नहीं है, आपको सिर्फ ऐसे क्वालिफाई करना था, अगर आपको ये सब अपॉर्चुनिटी अवेल करना है, तो यू कैन अवेल दैट टू। अगर नहीं, आप चाहते हो कि नहीं मैंने तो अपनी सीवी के लिए क्वालिफाई किया, तो दैट इज योर पर्सनल फ्रंट। अगर आपने सिर्फ सीवी के लिए क्वालिफाई किया है, जो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बनाएगा, बिकॉज यू नो दैट क्वालिफाइंग सीएसआई नेट इज इटसेल्फ अ बिग अचीवमेंट। ये खुद में ही एक बहुत बड़ी बात होती है कि अगर जिसका सीएसआई क्वालिफाई हो जाता है, क्योंकि एक जिसका नहीं होता, जिसका हो पाता है, तो उनको खुद में ही पता है कि मतलब जिसका हो पाता है तो वो खुद में ही उस चीज को फील करता है कि एक कितना खुद में ही एक बड़ा अचीवमेंट है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल एंड गोल्डन स्टेप आई वुड से। तो अगर आपको कुछ भी नहीं करना है, लेकिन आपने एक सीवी किया था, तो ये भी आपका एक कॉन्फिडेंस ही बढ़ाएगा एट एन यू कैन से अल्टीमेट स्टेप के लिए। क्या है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी नहीं करना था, लेकिन आपने अपने सीवी के लिए ये काम किया, तो बहुत अच्छी बात है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको आगे भी पढ़ना है, कुछ आगे भी करना है, एक और नॉलेज को गेन करना है, कुछ अदर एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट करना है, तो आपको एक यू कैन से यहाँ से आपको एक एनर्जी मिलेगी, एक फोर्स बनेगा, और यही एक ड्राइविंग फोर्स की तरह आगे जाएगा, जो आपके करियर में आपको प्रोग्रेस करवाएगा और आगे प्रोसीड करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर प्रोग्रेसिंग नॉलेज। तो अगर आप चाहते हो कि और इकट्ठा करना है, आपको नॉलेज और गेन करना है, आपको दूसरे एग्जाम भी क्वालिफाई करने हैं, इसी तरीके से आपको उनमें भी वर्क करना है, तो आपके लिए एक कॉन्फिडेंस की बात है। तो आप इसी तरीके से आप दूसरे एग्जाम्स को भी क्वालिफाई कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका उसमें एम है, तो बिल्कुल आप वहां पे क्वालिफाई करके वहां जा सकते हैं। तो ये हमने कुछ करियर अल्टरनेटिव्स देखे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है अगर आपने सीएसआई को क्वालिफाई कर लिया। सबसे पहले हमने देखा, जो सभी को पता है, हम पीएचडी के लिए जा सकते हैं। हम पीएचडी के लिए किसी भी रिसर्च यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, जहां पे आपको 5 years ऑफ फेलोशिप मिलेगा, जहां पे सीएसआई नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है एज पर जीओआई नॉर्म्स। आप चाहते हैं तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में रिनाउंड साइंटिस्ट के अंडर आप पीएचडी इन अब्रॉड भी अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे आपके फिर देखा जाएगा कि अगर आपका सीएसआई क्वालिफाई है, सच में आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सारे इंस्ट्रूमेंट के वर्किंग प्रिंसिपल भी क्लियर हैं। आप चाहते हैं तो आप टीचिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एजुकेशनल इंडस्ट्री में, जहां पे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पहले लगा जाएगा, फिर आप अपग्रेड होते जाओगे धीरे धीरे एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, एंड अल्टीमेटली अगर आपके पास 10 years ऑफ एक्सपीरियंस हो गया लगातार इस टीचिंग फील्ड में, तो यू विल बी अपॉइंटेड एज एचओडी या प्रिंसिपल, और यू कैन से वाइस चांसलर। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई भी टेम्पररी पोस्ट मिल रहा है, यू कैन गो फॉर जेआरएफ, यू कैन देन अपग्रेड योरसेल्फ टू एसआरएफ, और बीच में अगर आप चाहते तो इस जेआरएफ को अपने पीएचडी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बिटवीन गाइड एज वेल एज द स्टूडेंट। उसके बाद आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कंपनी मेंशन की है। यू कैन गो फॉर फार्मास्यूटिकल एज वेल एज यू कैन से दिस बायोटेक कंपनी। अगर आप चाहते हैं तो किसी भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में अप्लाई कर लीजिए। इफ यू वांट टू वर्क एज अ लैबोरेटरी टेक्नीशियन, आप वहां पे भी जा सकते हैं। ऐसे करते करते आप एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते अल्टीमेटली आपका एम तक पहुंच जाएंगे, दैट इज साइंटिफिक ऑफिसर। तो आप ये भी बन सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप एक अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ग्रांट अप्लाई करने के लिए बताया। अगर आप कभी भी मन है, इफ यू विश टू अप्लाई एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आप यहाँ अभी से ही ग्रांट को अप्लाई कर सकते हैं और इस ग्रांट को अवेल कर सकते हैं। एंड द लास्ट इज पर्सनल फ्रंट, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपने सीवी के लिए सीएसआईआर को लिखते हैं, एटलीस्ट उनका वेटेज बढ़ जाए, तो इससे आपको ही कॉन्फिडेंस मिल रहा है और आपको एक नई काम करने के लिए, एक नया काम स्टार्ट करने के लिए कोशिश मिलती है। एक नई कामयाबी के बाद एक नया वो मिलता है, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वहां से एक नई शुरुआत, एक नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारे करियर ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कस किया है। तो आई होप ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी सीएसआईआर एग्जाम्स के बाद एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो अगर देखा है तो आपको एक हेल्प मिलेगी। तो मुझे कहाँ पे जाना है, किस फील्ड में अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने सीएसआईआर लैब्स
कंपनीज, ग्रांट्स, सबके बारे में बताया है। अगर फिर भी कुछ रह गया है, आपको कुछ डाउट है, तो आप बिल्कुल अपने डाउट कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वहां से आपको भी हेल्प मिलेगी। जैसे ही कमेंट में आपका कोई भी क्वेरी आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा। एंड इफ यू फाइंड द वीडियो इज बेनिफिशियल, डू हिट द लाइक बटन, शेयर टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, that is Biotecnika. Meet you back again in the next video. Till then, bye bye, take care, keep learning.